कक्षा 9 के सभी भैया बहन ध्यान देंगे। मैं अमित कुमार सिंह, विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर, एक बार पुनः आपकी कक्षा में सामाजिक विज्ञान विषय को लेकर के उपस्थित हूँ। और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आज मैं आपको नागरिक शास्त्र के अंतर्गत पाठ 2 लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। समझने वाली बात है कि लोकतंत्र क्या अर्थात लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं और लोकतंत्र क्यों। इसका मतलब है कि लोकतंत्र क्यों आवश्यक है। तो इस पर चर्चा हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि लोकतंत्र जो है शासन का एक स्वरूप है। आप जानते हैं कि शासन के विभिन्न स्वरूप हैं। राजतंत्र हैं, अधिनायक तंत्र हैं, तानाशाही व्यवस्था है, धर्मतंत्रीय राज्य की व्यवस्था है। ये विभिन्न प्रकार हैं। तो आज हम जो लोकतंत्र की चर्चा करेंगे तो लोकतंत्र के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करती है और जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वह जनता की ओर से शासन के कार्यों का संचालन करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जो सरकार होती है वह अपने सभी निर्णयों और नीतियों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जनता ने उसे शासक के रूप में चुना है। लोकतंत्र के बारे में यदि उत्पत्ति के दृष्टिकोण से बात की जाए, इसका अर्थ समझने का प्रयास किया जाए तो लोकतंत्र या प्रजातंत्र जो है उसे अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी शब्द यूनान के 2 शब्द डेमोस और क्रेसिया, डेमोस और क्रेसिया से बना हुआ है। डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। अर्थात कहा जा सकता है डेमोक्रेसी का मतलब उत्पत्ति के दृष्टिकोण से लोकतंत्र या प्रजातंत्र का मतलब जनता का शासन होता है। तो लोकतंत्र से संबंधित इस बात को आप सभी समझ गए कि लोकतंत्र क्या है। अब लोकतंत्र से संबंधित विशेषताएं क्या है या लोकतंत्र के गुण क्या है, या इसे आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क तो क्या है, इसके बारे में चर्चा मैं करता हूं। पहली विशेषता या गुण या लोकतंत्र के पक्ष में तर्क आप दे सकते हैं कि शासन का अधिक जवाबदेही वाला यह स्वरूप होता है। कैसे? तो आप ये जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधि का, अपने उम्मीदवार का या अपने शासक का चुनाव करती है। तो जाहिर सी बात है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वह जनता के प्रति अपने निर्णयों, नीतियों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे, जवाबदेह होंगे।
और जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता के हित को ध्यान में रखते हुए शासन के कार्यों का संचालन करें। तो कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो होती है शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप होता है। दूसरी विशेषता या गुण या इसके पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं तो वह है कि बेहतर निर्णय लेने की संभावना इसमें देखा जाता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में कि बेहतर निर्णय लेने की संभावनाएं इसमें अधिक होती है। क्या कारण है? तो आप ये जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी मुद्दे पर, किसी भी मसले पर व्यापक रूप से चर्चाएं की जाती है, विभिन्न लोगों का मत या विचार लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक बेहतर निर्णय या फैसला लेने की उम्मीद अधिक होती है। अगला जो विशेषता या गुण या लोकतांत्रिक व्यवस्था के पक्ष में तर्क है वह कह सकते हैं मतभेदों और टकरावों को समाप्त करना। इसमें ऐसा देखा जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतभेदों और टकराव को ज्यादा पनपने की संभावना नहीं होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतभेद या टकराव ज्यादा व्यापक रूप धारण नहीं करते हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि प्रत्येक नागरिक जो है कानून के समक्ष समान है। प्रत्येक नागरिक को कानून ने एक समान माना है। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो है दूसरे पर वर्चस्व स्थापित नहीं कर सकता। एक दूसरे को व्यक्ति जो है कुचलने का प्रयास नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है लोकतांत्रिक व्यवस्था की विशेषता के रूप में कि इसमें यह एक गुण देखा जाता है इस व्यवस्था में कि मतभेद और टकराव को इसमें ज़्यादा व्यापक होने का मौका या अवसर नहीं मिल पाता है। उसके बाद है नागरिकों के सम्मान का बढ़ना। नागरिकों के सम्मान का बढ़ना। अब इस विशेषता का क्या अर्थ है या गुण का? तो नागरिकों के सम्मान बढ़ता है। कैसे? तो हम ये जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसी जाति से संबंधित हो, किसी धर्म से संबंधित हो, तो उन सभी नागरिकों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। राजनीतिक अधिकार का मतलब कि मत देने का उनको अधिकार होता है, चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। तो ये सभी अधिकार उन्हें प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि गरीब से गरीब भी अगर व्यक्ति है या पिछड़ी जाति का भी है या किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से संबंधित है, तो ऐसी बात नहीं है कि उनके इच्छा या महत्वाकांक्षा की अवहेलना की जाए। उन्हें भी अधिकार है कि राजनीतिक व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी वो निभा सकते हैं। और आप ये देखते भी होंगे कि चुनाव के समय में बड़े बड़े नेतागण जो हैं चुनाव में प्रचार प्रसार के समय सभी नागरिकों से मिलने जुलने का प्रयास करते हैं। ये नहीं देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो है निम्न वर्ग का है या कोई भी व्यक्ति जो है गरीब है, ऐसी भावना नहीं होती। सभी नागरिकों को सम्मान प्रदान किया जाता है। तो इसके बाद फिर आगे की जो विशेषता है या गुण है वह है कि भूल या गलती सुधारने का मौका इसमें मिलता है। कैसे मिलता है? आप ये जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक निर्धारित अवधि, निश्चित अवधि तक जनता अपने प्रतिनिधि का, उम्मीदवार का या शासक का चुनाव करती है। तो एक निर्धारित अवधि, जैसे 5 वर्षों के लिए जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। तो यह अगर मानते हैं कि जनता के द्वारा किसी गलत प्रतिनिधि का चुनाव कर दिया गया है, तो जनता जो है फिर अगला अवसर मिलते ही या फिर अगले चुनाव में उस प्रतिनिधि को हटा सकती है।
तो ये एक विशेषता हो गई कि इसमें जो है जनता को अपनी गलती सुधारने का मौका मिलता है। तो ये कुछ गुण या विशेषताएं लोकतांत्रिक व्यवस्था की हैं, या ये भी कह सकते हैं कि ये जो है लोकतंत्र के पक्ष में विभिन्न तरह के ये तर्क दिए जाते हैं। अब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के जो अवगुण हैं या दोष या कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध या खिलाफ दिए जाने वाले तर्क क्या हैं, तो इस पर चर्चा करते हैं। तो इस रूप में आप कह सकते हैं पहला अवगुण या दोष या इसके खिलाफ में तर्क के बारे में कि अस्थिर सरकार। अब ये क्या बात हुई अस्थिर सरकार की, तो आप ये जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार जो है बदलते रहते हैं। मानते हैं कि एक निर्धारित अवधि तक तो सरकार का जो है जनता के द्वारा चुनाव किया जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि किसी पार्टी का बहुमत साबित नहीं हो पाता है, बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है कोई भी पार्टी। तो उस स्थिति में सरकार का निर्माण कैसे होता है, तो उस स्थिति में जो है गठबंधन की सरकार बनती है, दो दल दो पार्टी या उससे अधिक पार्टियां मिलकर के सरकार का निर्माण करती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि विभिन्न पार्टियां आपस में तालमेल बनाए रखेंगी, तब सरकार सही रूप में संचालित हो सकेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर गठबंधन में कहीं कोई दोष हो जाए या गठबंधन में मनमुटाव हो जाए, तो ऐसी स्थिति में सरकार भंग हो जाती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि सरकार जो है बदलेगी। तो इसीलिए इसका एक अवगुण बताया गया है या दोष बताया गया है कि अस्थिर सरकार। इसके बाद आगे जो इसका दोष है या गुण है वह कहा गया है कि नैतिकता का अभाव। नैतिकता का अभाव कब देखा जाता है इसमें, तो कहा गया है कि यह जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है यह एक राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल माना गया है। राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल क्या है, तो इस संदर्भ में कहा गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखा जाता है कि विभिन्न जो राजनीतिक पार्टियां हैं वह चुनाव लड़ने के लिए ऐसा लगता है कि अपनी ओर से भरपूर प्रयास करती हैं कि हम चुनाव लड़ें और चुनाव जीत जाए और सत्ता में आए और सरकार का निर्माण करें। तो इसके लिए राजनीतिक पार्टियों द्वारा जो है विभिन्न तरह के उपाय भी किए जाते हैं, और वह उपाय जो है उचित नहीं भी होता है, अनुचित कदम भी उनके द्वारा उठाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी संदर्भ में कहा गया है कि इसमें नैतिकता का जो है अभाव पाया जाता है। अर्थात नैतिकता का अभाव कहने का मतलब है कि उसमें मानवीय गुणों का लोप हो जाता है। इसके बाद फिर हम आगे चर्चा करते हैं। फिर अगला जो दोष है या अवगुण है, फैसला लेने में देरी। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में फैसला लेने में या निर्णय लेने में देरी क्यों होती है, विलम्ब क्यों होता है, तो इस संदर्भ में इसे कहा गया है कि आप जानते हैं सभी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न मसलों पर जो निर्णय लिया जाता है, फैसला लिया जाता है, तो वो फैसला या निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है वह जो है प्रक्रिया व्यापक चर्चा होकर के ली जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि जब विभिन्न व्यक्तियों से राय मशवरा विचार लेकर के व्यापक चर्चा करके कोई निर्णय लिया जाए तो क्या होगा, फैसला लेने में तो देरी होगी ही। तो ये इसका एक अवगुण माना गया है। उसके बाद है कि भ्रष्टाचार का होना। इसमें भ्रष्टाचार का होना भी पाया जाता है। तो वो कब देखा जाता है भ्रष्टाचार की स्थिति, तो आप ये भली भांति अवगत हैं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो इसमें एक निर्धारित अवधि के बाद जो चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है, तो उसके अंतर्गत विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जो हैं जो कि चुनाव लड़ती हैं, तो चुनाव जीतने के लिए जो है विभिन्न तरह के हथकंडे अपनाती हैं कि किसी तरह से हम जो है चुनाव जीत जाए और
ये इसलिए होता है कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव को बहुत महत्वपूर्ण मानती हैं और महत्वपूर्ण मानते हुए सोचते हैं कि हमको चुनाव किसी भी तरह से जीतना है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बहुत अधिक मात्रा में खर्चा भी जो है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा किया जाता है और उसके साथ साथ विभिन्न तरह के अन्य उपाय भी किए जाते हैं चुनाव जीतने के लिए। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं ऐसी स्थिति में कि भ्रष्टाचार जो है इसमें पाया जाता है। इसके बाद है गलत प्रतिनिधि के चुनाव की संभावना। गलत प्रतिनिधि के चुनाव की संभावना भी इसमें बनती है। कैसे बनती है? तो आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधि को, उम्मीदवार को या शासक को चुनती है। तो कभी कभी क्या होता है कि जनता सही निर्णय नहीं ले पाती है। इस चुनावी प्रक्रिया में चुनाव के प्रचार प्रसार जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा किया जाता है, चुनावी सभा को संबोधित किया जाता है और कुछ ऐसे नेतागण होते हैं जिनके बड़ी बड़ी घोषणाएं या फिर कह सकते हैं लोक लुभावन घोषणाओं के चक्कर में जनता जो है वो आ जाती है और जनता सही निर्णय नहीं ले पाती है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जनता जो है वो गलत प्रतिनिधि का चुनाव कर देती है या गलत उम्मीदवार का चयन कर देती है। तो ये इसका एक दोष पाया जाता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अवगुण हैं, दोष हैं या लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ दिए जाने वाले ये तर्क हैं। तो आज की कक्षा में बस इतना ही विषय से संबंधित, और शेष अगली कक्षा में मिलते हैं। और आज की कक्षा में बताया गया जो विभिन्न तथ्य हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था से संबंधित, इस पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको व्यवस्थित ढंग से अपनी कॉपी में लिखना है और प्रश्न आप सभी नोट कर लेंगे। पहला प्रश्न है गृह कार्य के लिए कि लोकतंत्र की परिभाषा दें। अगला क्वेश्चन है फिर लोकतंत्र की विशेषताओं या गुणों का वर्णन करें अथवा लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ, लोकतांत्रिक व्यवस्था के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क का वर्णन करें। तीसरा नंबर प्रश्न है लोकतांत्रिक व्यवस्था के विपक्ष में या खिलाफ दिए जाने वाले तर्क का वर्णन करें अथवा लोकतांत्रिक व्यवस्था के अवगुण या दोष का वर्णन करें। उम्मीद है आज की कक्षा में बताए गए लोकतांत्रिक व्यवस्था से संबंधित विभिन्न तथ्यों को आपने समझा और उसको अपनी कॉपी में नोट भी किया आपने। शेष टॉपिक को लेकर के अगली कक्षा में फिर मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए